दोस्तों हाल ही में मैंने नेटफ्लिक्स पे प्लेइंग ग्रेसी डार्लिंग नामक साइकोलॉजिकल हॉरर सीरीज देखा है और इस सीरीज को जोनाथन ब्रोडरिक करे हैं। इस सीरीज में कुल 6 एपिसोड्स हैं जिन्हें हम 2 वीडियोस के माध्यम से जानेंगे। यानी आज के वीडियो में हम पहले 3 एपिसोड्स की कहानी को जानेंगे और अगली वीडियो एक दिन में ही आ जाएगी जिसमें हम बचे हुए 3 एपिसोड्स के साथ साथ ढेर सारी थियरीज पे भी बातें करेंगे। नाउ इन केस आप इस सीरीज को नेटफ्लिक्स पे देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो प्लेइंग ग्रेसी डार्लिंग सीरीज के पहले एपिसोड का नाम है डार्लिंग गर्ल और यहाँ मैं आपको बता दूं कि इस सीरीज की कहानी 2 टाइमलाइंस में पैरेलली चलती है। एक टाइमलाइन पास्ट की है विच इज 1997 और दूसरी टाइमलाइन हमारे प्रेजेंट टाइम को डिनोट करती है। वीडियो में जब भी टाइमलाइन स्विच होगी तो आपको नीचे एक इंडिकेटर द्वारा मार्क कर दिया जाएगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो। खैर, तो पहले एपिसोड की शुरुआत 1997 में होती है जहाँ हमें जंगल के बीचों बीच एक शैक यानी टूटा फूटा अबैंडन्ड घर दिखाया जाता है। घर के अंदर 4 फ्रेंड्स बैठे होते हैं और ये लोग सियोन्स परफॉर्म कर रहे थे। इन दोस्तों के नाम है ग्रेसी डार्लिंग, जॉनी ग्रे, जे राजेश्वरन और अनीता। ये लोग किसी लेवाई नामक स्पिरिट को बुलाते हैं जो कि कप हिलाकर इनके सवालों का जवाब भी दे रहा था। फॉर एग्जाम्पल, स्पिरिट के हिसाब से वो इन सबको वॉच करता है, इनकी सारी सीक्रेट जानता है और फिलहाल वो लिम्बो में फंसा है। फिर एकदम से लेवाई की स्पिरिट इनके ग्लास को मूव करवा के लेट मी आउट स्पेल करती है एंड देन बार बार वो लेट मी आउट ऐसा स्पेल करने लग गई थी। ये लोग कप को गुड बाय पे मूव करके सियोन्स प्रोसेस को एंड करने की कोशिश करते हैं लेकिन ये ऐसा कर नहीं पाते। हड़बड़ी में पास पड़ा कैंडल पेज पे आग लगा देता है और जे अपना हाथ ग्लास से उठा लेता है। बाकी सब भी एक एक करके अपना हाथ हटाते हैं एक्सेप्ट ग्रेसी जो कि एकदम पजेस होके कांपने लगती है। जे, जॉनी और अनीता ग्रेसी को वहीं छोड़ के भाग जाते हैं और इस पॉइंट पे सीन कट होता है। यहाँ से सीन प्रेजेंट टाइम पे आती है जहाँ जॉनी बड़ी हो चुकी है और वो एक्चुअली में एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट है। जॉनी के हॉस्पिटल में मेंटली अनस्टेबल किड्स रहते हैं और एक दिन आईवी नामक एक बच्ची आर्ट क्लास से ब्रश को शार्पन कर लेती है, देन टेबल पे चढ़ के अग्रेसिव बिहेव करने लगती है, सेइंग कि वो इस ब्रश से खुद के साथ गलत करेगी। जॉनी आईवी को समझाने की कोशिश करती है लेकिन एक पॉइंट पे आईवी ब्रश से खुद पे हमला करती है। आसपास नर्सेज आईवी को रोकती हैं और इससे यहाँ काफी अफरा तफरी मच जाती है। इस सब के बाद जॉनी अपने घर पे आती है जहाँ हम जॉनी की बेटियों से मिलते हैं, जहाँ बड़ी बेटी का नाम मीना है और छोटी बेटी का नाम लुलू। जॉनी की माँ भी इनके साथ रहती है जिनका नाम पैटी ग्रे है। पैटी टैरो कार्ड रीडिंग वगैरह में विश्वास रखती है जिसपे जॉनी बिल्कुल भी नहीं मानती। अब उस रात जॉनी को अपने पुराने दोस्त जे का कॉल आता है जो कि बताता है कि उनके टाउन में एक और डार्लिंग फैमिली की लड़की गायब हो गई है और उसका नाम है फ्रैंकी डार्लिंग। इनफैक्ट फ्रैंकी को गायब होने से पहले जे की बेटी रैफी ही देखी थी। इस पॉइंट पे आप ये सोच रहे होंगे कि अगर फ्रैंकी एक्चुअली में दूसरी लड़की है जो कि डार्लिंग फैमिली से गायब हुई है तो पहली लड़की कौन थी? वेल, पहली लड़की ग्रेसी डार्लिंग थी दोस्तों, जिसे हम मूवी की स्टार्टिंग सीन में पजेस होते देखे थे। इनफैक्ट ग्रेसी उसी रात गायब हुई और कभी नहीं मिली। ये खबर सुन के जॉनी से रहा नहीं जाता क्योंकि उसके मन में ग्रेसी के गायब होने का गिल्ट अब भी था। क्यों? क्योंकि वो ग्रेसी की बेस्ट फ्रेंड थी और उस रात वो ग्रेसी को छोड़ के भागी भी थी। इसीलिए जॉनी तुरंत ड्राइव करके अपने ओल्ड टाउन जाती है और वो जे से मिलती है जो कि पुलिस वाला है। जे और अनीता रिलेशनशिप में है और इनकी बेटी ही रैफी है। ऑल्दो हम क्लियरली समझ पाते हैं कि जे और अनीता की रिलेशनशिप फिलहाल बिल्कुल ठीक नहीं है। अब जॉनी अनीता के घर आती है जहाँ अनीता अजीब बातें कर रही थी, लाइक कार्मिक रेट्रिब्यूशन की बात। देन अनीता के घर के पोर्च पे कुछ खत्म पड़े बर्ड्स लाइन से रखे हुए थे। इस पे अनीता का कहना था कि इस एरिया में टर्बाइंस लगे हैं जो कि बर्ड्स के फ्लाइट पाथ्स को मिसअप कर देते हैं और इससे ही बर्ड्स खत्म हो रहे हैं। इन टर्बाइंस को डार्लिंग फैमिली ही डेवलप करवाई थी और इसके लिए उन्हें ही ब्लेम किया जाना चाहिए। जो भी हो, जॉनी यहाँ रैफी से मिलती है क्योंकि जॉनी एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट थी और वो रैफी से बात करने की कोशिश करती है। वो रैफी से जानना चाहती थी कि फ्रैंकी डार्लिंग एकदम से कैसे गायब हुई। रैफी बताती है कि फ्रैंकी के अंदर लीवाई नाम की एक इविल स्पिरिट एंटर कर गई और इससे ही फ्रैंकी गायब हुई है। अब दोस्तों, लीवाई नाम सुनते ही जॉनी वाज शॉक्ड क्योंकि 1997 में भी इनके सियोन्स सेशन के टाइम पे लीवाई ही आया था। जॉनी ये बात जे को बताती है जो कि इसको हल्के में लेता है। इनफैक्ट जॉनी खुद भी इस बात को हल्के में ही लेती है एज अब वो भूत प्रेत में नहीं मानती। इसके बाद जॉनी सीधा डार्लिंग फैमिली के घर पे जाती है जहाँ वो मोयरा डार्लिंग से मिलती है। दोस्तों, इस पॉइंट पे मैं आपको डार्लिंग फैमिली के मेंबर्स बता देता हूँ विद द हेल्प ऑफ फैमिली ट्री ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो इस फैमिली में सबसे ओल्ड है जेम्स डार्लिंग, उनकी बेटी है मोयरा डार्लिंग। मोयरा की 2 बेटियां थी नेम्ड ग्रेसी डार्लिंग
और रुथ डार्लिंग, जिसमें से ग्रेसी 1997 के दौरान गायब हो गई। नाउ रुथ डार्लिंग की बेटी है फ्रैंकी डार्लिंग, जो कि प्रेजेंट टाइम में गायब हुई है। वैसे यहाँ पीटर डार्लिंग करके भी एक बंदा है जो कि रुथ और ग्रेसी का कजन है। पीटर भी इसी घर में पला बढ़ा, इनफैक्ट वो यहीं आसपास रहता है, एज पीटर के पेरेंट्स बचपन में ही समाप्त हो गए थे। खैर मोइरा जॉनी को देख काफी खुश होती है, लेकिन रुथ उसे देखकर खुश नहीं थी। हम बूढ़े जेम्स को भी देख पाते हैं जिनको एमनेशिया हो चुका है, यानी उन्हें बातें याद नहीं रहती। अब डार्लिंग हाउस में घूमते हुए जॉनी उस कमरे में पहुंचती है जो कि ग्रेसी का हुआ करता था, और 1997 के दौरान ग्रेसी और जॉनी इस कमरे में काफी टाइम बिताते थे। जॉनी इस कमरे को अच्छे से जानती थी और ऐसे में वो फायर प्लेस के हिडन कंपार्टमेंट में अपना हाथ डालती है। यहाँ उसे एक पुराना कैसेट मिलता है, साथ ही एक मृत बर्ड का शरीर भी फायर प्लेस में गिरता है। तभी कमरे में जेम्स आ जाते हैं और ग्रेसी का नाम पुकारने लगते हैं। मोइरा आके उन्हें संभालती है और इसके बाद जॉनी वो कैसेट अपने पास छुपा के डार्लिंग हाउस से बाहर ले आती है। यहाँ से जॉनी सीधा अपने डैड बॉब के घर जाती है, जो कि इसी टाउन में रहते हैं। जॉनी के पिता बॉब और उसकी माँ पैटी फिलहाल अलग है। जॉनी अपने पुराने कमरे में जाती है जिसमें कैसेट प्लेयर होता है और उसमें वो ये कैसेट प्ले करती है। इसी के साथ सीन 1997 में शिफ्ट होता है, जहाँ जॉनी इसी कैसेट प्लेयर पे म्यूजिक सुना करती थी, और उस टाइम जॉनी के माता पिता हमेशा झगड़ते ही रहते थे। जॉनी और ग्रेसी बेस्ट फ्रेंड्स हुआ करती थी और इनका अपना पर्सनल सीक्रेट सिंबल भी था, जो कि इर्रेगुलर इन्फिनिटी जैसा दिखता है। जॉनी, ग्रेसी, जे और अनीता अक्सर उस पुराने शैक में जाते थे और उस जगह पे बिली नामक बंदा भी अक्सर हैंग आउट किया करता था। बिली यूं तो इनका दोस्त नहीं था, लेकिन ग्रेसी बिली की मदद से अक्सर सिगरेट या दारू वगैरह मंगवाती थी। इनफैक्ट सीरीज में ऐसा दिखाया गया है कि बिली थोड़ा सा क्रीपी बंदा था। कमिंग टू प्रेजेंट, जॉनी वापस उसी पुराने शैक को चेक करने जाती है और इस जगह पे आके जॉनी को अजीब फील होता है। इसके बाद जॉनी यहाँ से निकलती है और एक चर्च के बाहर वो फ्रैंकी डार्लिंग के कुछ दोस्तों से मिलती है और उनसे पूछताछ करने लगती है। कैटलिन नामक एक बंदी जॉनी का ही मजाक बनाने लगती है और तभी जैक नामक बंदा बाहर आता है, जो कि बच्चों को अंदर जाने कहता है। जैक जॉनी को वार्न करता है, सेइंग कि वो बिना ऑफिशियल क्लियरेंस के यूथ ग्रुप के बच्चों से ऐसे पूछताछ नहीं कर सकती। अब उस रात जब जॉनी अपने पिता के घर पे सो रही होती है तो बाहर से उसे आवाजें आती है। बाहर जाने पे जॉनी पाती है कि किसी ने एक पुतले में आग लगा दिया था और टाउन के कई लोग यहाँ आते हैं, इंक्लूडिंग जे। आग को तुरंत बुझाया जाता है और इस पॉइंट पे जे थोड़ा जॉनी पे भड़कता है, एज जॉनी बिना उसके परमिशन के यूथ ग्रुप के बच्चों से बातें करने गई थी। यानी कि दोस्तों जैक जरूर जे को जॉनी की कंप्लेंट किया होगा। खैर अगली सुबह जॉनी सुपरमार्केट में होती है, जहाँ वो नोटिस करती है कि जैक कैटलिन से गप्पे मार रहा था, और जॉनी यहाँ ये भी नोटिस करती है कि बहुत सारे सामान के बीच जैक यहाँ कॉन्डम भी खरीदा था। जॉनी को ये बात थोड़ी अजीब लगती है, लेकिन वो इसे इग्नोर करती है। उसी दिन एक लेडी जब जंगल में अपने डॉग के साथ वॉक पे होती है तो लेडी के डॉग को फ्रैंकी की एक जैकेट मिलती है। वो इसे पुलिस को देती है और ऐसे में इस केस को हैंडल करने टाउन से डिटेक्टिव्स आ जाते हैं ताकि फ्रैंकी को ढूंढा जा सके। फ्रैंकी को ढूंढने एक सर्च टीम जंगल में जाती है, जिसमें लोकल वॉलंटियर्स भी थे, और जॉनी भी फ्रैंकी को ढूंढते हुए जंगल में जाती है। जॉनी बाकियों से थोड़ा दूर चली जाती है और एकदम से उसे जंगल में ग्रेसी दिखने लगती है। जी हाँ दोस्तों, जॉनी ग्रेसी का पीछा करती है, लेकिन एक पॉइंट पे वो फिसल के काफी दूर लुढ़क के गिरती है। जॉनी खुद को संभालती है, लेकिन अगले ही क्षण उसे वहाँ एक इंसानी शरीर मिलता है जो कि पूरी तरह से जला हुआ था। जी हाँ दोस्तों, जॉनी डर के चिल्लाते हुए लोगों को बुलाना शुरू करती है और इस पॉइंट पे कैमरा पास के ट्री पे फोकस करता है, जहाँ वही इर्रेगुलर इन्फिनिटी वाला सिंबल बना था जो कि जॉनी और ग्रेस का पर्सनल सीक्रेट सिंबल हुआ करता था। यहीं पे सीन कट होता है। अब अगला सीन कुछ समय बाद का था, जब बॉडी की जांच पड़ताल होनी शुरू हो चुकी है और जॉनी सांत्वना देने वाले फ्लावर्स लेकर डार्लिंग फैमिली के घर जाती है। जॉनी मोइरा और रुथ से मिलती है और दोस्तों रुथ काफी रो रही थी क्योंकि उसे लग रहा था कि बॉडी तो पक्का फ्रैंकी की ही रही होगी, ऑल्दो ऑफिशियल रिपोर्ट अब तक आई नहीं थी। वैसे मैं आपको बता दूं कि जैक भी फिलहाल यहीं पे है। तभी घर पे जे आता है और वो बताता है कि जो बॉडी मिली है वो एक टीनेज गर्ल की है। लड़की की आर्म ब्रोकन थी जो कि फुली हील हो चुकी थी एट द टाइम ऑफ डेथ। अब दोस्तों ये काफी शॉकिंग बात थी क्योंकि दोस्तों ग्रेसी का आर्म टूटा हुआ था और ऑलमोस्ट हील हो चुका था जब वो गायब हुई थी इन 1997। यानी कि जो बॉडी प्रेजेंट में मिली है वो 1997 में गायब हुई ग्रेसी डार्लिंग की है। जी हाँ दोस्तों, ये सुनते मोइरा एकदम शॉक में चली जाती है और यहीं पे फर्स्ट एपिसोड खत्म हो जाता है। नाउ दूसरे एपिसोड का नाम है ग्रेस डार्लिंग और इस एपिसोड के स्टार्ट में ये बात कंफर्म हो जाती है कि वाकई जो बॉडी मिली है वो ग्रेसी डार्लिंग की ही थी। जे बताता है कि ग्रेसी का स्कल फ्रैक्चर्ड था, यानी कि शायद उसके सर पे किसी ब्लंट ऑब्जेक्ट से हमला किया होगा एंड देन बॉडी को जलाई गई। जे और जॉनी उस जगह पे जाते हैं जहाँ ग्रेसी की बॉडी मिली थी और अब उस जगह पे पुलिस वगैरह थी। इनफैक्ट वहाँ डार्लिंग फैमिली भी मौजूद थी। जे जॉनी को इर्रेगुलर इन्फिनिटी वाला सिंबल भी दिखाता है, सेइंग कि ये तो तुम दोनों का सीक्रेट सिंबल था ना। ये सिंबल वहाँ के नियर बाई ट्री पे भी था। जॉनी जे को बताती है कि कैसे उसे जंगल में एकदम से ग्रेसी दिखी थी जिसके पीछे वो भागी और गिर के बॉडी तक पहुंच गई थी। देन जॉनी खुद ही इसको एक्सप्लेन करती है, सेइंग कि ये सब अनरिजॉल्व्ड ट्रॉमा के कारण हुआ है, जहां उसका सबकॉन्शियस माइंड उसे ग्रेसी दिखाया होगा। खैर जॉनी यहाँ से बिली के घर पे जाती है, वही बिली जो कि 1997 के दौरान ग्रेसी के लिए दारू
दारू वगैरह खरीद के लाता था। बिली वाज सरप्राइज्ड टू सी जॉनी, लेकिन जैसे ही जॉनी बिली से फ्रैंकी से रिलेटेड सवाल करती है, बिली गुस्सा होकर जॉनी को उसके घर से जाने को कहता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ऑलरेडी पुलिस वाले बिली से पूछताछ कर रहे थे और इससे बिली इरिटेटेड था। इसके बाद जॉनी अपने पिता के घर लौटती है और वो पाती है कि उसकी पूरी फैमिली यहाँ आ चुकी थी, यानी कि पैटी अपने साथ मीना और लुलू को लेकर इस टाउन में आ गई थी। अब भले पैटी और बॉब सेपरेटेड हैं, लेकिन पैटी भी बॉब के घर में ही रहने वाली थी। यहाँ से कहानी 1997 में शिफ्ट होती है, जब जॉनी और ग्रेसी साथ में हैंग आउट किया करती थी और यहाँ ये जॉनी के मिक्स टेप में रिकॉर्डिंग्स वगैरह कर रही थी। बातों बातों में ही ग्रेसी कहने लगती है कि कैसे उसे अपना परिवार पसंद नहीं है क्योंकि ये डार्लिंग फैमिली कर्स्ड है। तभी जॉनी नोटिस करती है कि ग्रेसी के थाइस पे चोट के निशान थे और पूछने पे ग्रेसी खुल के नहीं बताती कि उसे ये चोट कैसे लगी। वो बात घुमा देती है सेइंग कि शायद ये सब मेरे बॉयफ्रेंड ने किया है, जबकि जॉनी को ये तक नहीं पता था कि ग्रेसी का बॉयफ्रेंड कोई है भी या नहीं। इसी मोमेंट पे जॉनी और ग्रेसी अपना सीक्रेट सिंबल बनाई थी, जिसे जॉनी ग्रेसी के कास्ट पे ड्रॉ भी कर देती है। जॉनी के हिसाब से ये सिंबल उनके नेम्स के मिश्रण को डोनेट करता है। जॉनी ग्रे एंड ग्रेस डार्लिंग इक्वल्स टू ग्रे स्टार्लिंग, और ये एक मर्मरेशन है। एनीवे, सीन वापस प्रेजेंट में आती है, जहां जॉनी अपनी बेटी लुलू के साथ वापस डार्लिंग हाउस पे जाती है और इस टाइम पे घर के अंदर मोयरा, रूथ और पीटर मौजूद थे। जॉनी लुलू को सबसे इंट्रोड्यूस करवाती है। वहीं दूसरी तरफ मीना रैफी के साथ बातचीत कर रही थी। रैफी का कहना था कि टाउन में कुछ तो गड़बड़ है क्योंकि फ्रैंकी का ठीक ग्रेसी की तरह गायब होना बहुत ही वियर्ड है। तभी इन दोनों के सामने कैटलिन और उसकी कुछ फ्रेंड्स आती हैं और कैटलिन मीना से हाय हेलो करती है। देन कैटलिन कहती है कि आज रात वो और फ्रेंड्स मिलके क्लियरिंग में एक गैदरिंग कर रहे हैं, काइंड ऑफ लाइक अ विजिल, जहां वो सब फ्रैंकी के लिए शोक मनाएंगे। कैटलिन के जाने के बाद रैफी क्लियरली कहती है कि फ्रैंकी तो कैटलिन को पसंद नहीं करती थी, लेकिन दोस्तों मीना को इस विजिल में जाने का बहुत मन था। इनके साथ विजिल का मतलब नहीं जानते तो मैं बता दूं कि विजिल एक ऐसी शांति जागृत रात है जहां लोग किसी को या किसी वक्त को याद करके एक साथ जागते हैं। एनीवेज, आगे 2-3 सीन्स एक के बाद एक होते हैं जो कि मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं। लाइक जे बिली से रैंडमली क्वेश्चन करने लगता है, लेकिन बिली जे को उससे दूर रहने को कहता है। देन बॉब और पैटी भले सेपरेटेड हैं, लेकिन अब वो बड़े अच्छे से एक दूसरे को ट्रीट कर रहे थे और इससे जॉनी वाज अपसेट क्योंकि जब वो छोटी थी तब तो बॉब और पैटी दिन रात बस झगड़ते रहते थे। इससे जॉनी का बचपन खराब बीता था और इस बात का पैटी को एहसास तक नहीं था। इसके बाद जॉनी उस कैसेट को सुनने लगती है जिसमें ढेर सारे रिकॉर्डिंग्स थी और इन रिकॉर्डिंग्स में इनके सियॉन्स की भी रिकॉर्डिंग थी। जॉनी इस रिकॉर्डिंग को सुनने लगती है और सीन तुरंत 1997 पे शिफ्ट होता है। तो 1997 में जॉनी, ग्रेसी, जे और अनीता सिर्फ एक बार सियॉन्स नहीं किए थे, रादर ये लोग कई बार ये रिचुअल किया करते थे इन दैट शैक। इनिशियली जब कप मूव हुआ था तो सबको लगा था कि कोई तो कप को हिला रहा है, लेकिन जल्द ही सभी डर के भागे थे। बट द पॉइंट इज ये ग्रुप कई बार सियॉन्स वाला रिचुअल किए थे और लास्ट टाइम ग्रेसी पोजेस हुई, जिसके बाद ग्रेसी कभी मिली ही नहीं। खैर, प्रेजेंट टाइम की बात की जाए तो मीना के जिद करने पे वो और रैफी फाइनली क्लियरिंग में जाते हैं जहां बच्चे लोग एकदम पार्टी कर रहे थे। आई मीन, देख के लग ही नहीं रहा था कि ये फ्रैंकी के लिए शोक सभा है क्योंकि बच्चे सुट्टा, दारू और ड्रग्स मार रहे थे। कैटलिन यहाँ मीना और रैफी को भी ड्रग्स देती है जिसे लेकर दोनों हाई थे। तभी मीना नोटिस करती है कि जंगल में इन बच्चों के अलावा कोई और भी मौजूद था, लेकिन इससे पहले मीना इस बात पे ध्यान देती। कैटलिन यहाँ कुछ बच्चों के साथ ग्रेसी डार्लिंग गेम खेलने लगती है। अब आप व्यूअर्स पूछ सकते हो कि आखिर ये ग्रेसी डार्लिंग किस तरह का गेम है। वेल, ग्रेसी डार्लिंग जब 1997 में गायब हुई तो इस छोटी जगह पे बहुत हड़कंप मचा और ऐसे में ग्रेसी डार्लिंग इस जगह पे एक अर्बन लेजेंड बन चुकी है और सभी लोग इसे एक गेम भी बना दिए हैं। इस गेम में बच्चे एक दूसरे का हाथ पकड़ के सर्कल बनाते हैं और सर्कल के बीच कोई एक इंसान रहेगा, जो कि इस केस में कैटलिन रहने वाली थी। देन सब बोलेंगे ग्रेसी डार्लिंग, ग्रेसी डार्लिंग, ग्रेसी डार्लिंग, कैन वी प्ले, और बीच में खड़ी कैटलिन इशारे में हाँ बोलती है। फिर ये लोग कैटलिन से सवाल पूछने लगते हैं जिसका जवाब वो इशारे में देती है। फॉर एग्जाम्पल, पहले ये लोग पूछते हैं कि क्या तुम ग्रेसी हो और कैटलिन हाँ नॉड करती है। दिस मींस कि ग्रेसी की आत्मा कैटलिन के शरीर में आ चुकी है। द नेक्स्ट क्वेश्चन वाज कि क्या फ्रैंकी खत्म हो चुकी है, जिसका जवाब कैटलिन हाँ देती है। अब दोस्तों, रैफी को ये सब बहुत अजीब लगता है और वो सभी को ये गेम खेलने के लिए मना भी कर चुकी थी, लेकिन कोई भी रैफी की बात नहीं सुनता। तभी एकदम से कैटलिन कांपने लगती है एज इफ उसे फिट्स आ रहे हैं, जिसके बाद गेम खेल रहे सभी बच्चे कांपते हुए वहीं गिर जाते हैं। आई मीन, उन सभी बच्चों को फिर से एक साथ आ गए जो कि ये गेम खेल रहे थे। इस इंसिडेंट की खबर तुरंत एल्डर्स को दी जाती है और बच्चों को अस्पताल ले जाया जाता है। जॉनी, जे ये लोग भी अस्पताल आते हैं और यहाँ डॉक्टर से पता चलता है कि सभी बच्चों को सामूहिक फिट्स आए थे, जो कि बहुत ही अनकॉमन है। इनफैक्ट किसी भी बच्चे में एपिलेप्सी या ऐसी कोई बीमारी की कोई हिस्ट्री भी नहीं थी। जॉनी का कहना था कि क्योंकि बच्चे ड्रग्स पे थे तो शायद ये चीज ट्रिगर हुई हो, लेकिन डॉक्टर बताती हैं कि सभी बच्चे ड्रग्स पे नहीं थे। कुछ बच्चे ऐसे भी थे जो कि एकदम क्लीन थे, स्टिल उन्हें भी फिट्स आया। फिलहाल सभी ओके थे और ऐसे में बच्चों को डिस्चार्ज किया जाता है। अब इस घटना के बाद जॉनी अपनी बेटी मीना से काफी अपसेट थी और मीना जॉनी को बताने की कोशिश करती है कि ग्रेसी डार्लिंग गेम रियल है और बच्चों के अंदर कोई इविल एंटिटी एंटर करी थी। लेकिन दोस्तों, जॉनी मीना की एक नहीं सुनती, रादर उसे सीधा सोने जाने को कहती है। मीना के बिस्तर पे जाने के बाद जॉनी कलेक्टिव डिल्यूजन जैसे टॉपिक्स को गूगल करती है और उसे कई एग्जांपल्स मिलते हैं, लाइक चार्ली चार्ली गेम, देन डिमोनिक पोजीशन की टॉपिक्स एंड ऑल। वहीं
मीना बेड पे थी और वो अपने फोन में रैफी से चैट कर रही थी। रैफी यहाँ स्पिरिट लेवाई का जिक्र करती है जिसके बारे में ऑफ कोर्स मीना को नहीं पता था। यहाँ मैं आप व्यूअर्स को एक और बात बता दूं कि इस टाउन में बर्ड्स हमेशा एक अजीब पैटर्न बना के उड़ते रहते हैं और ये हमें बार बार दिखाई जाती है। तो यहाँ से कहानी 1997 पे जाती है जहाँ जॉनी और ग्रेसी वाटर बॉडी के किनारे चिल कर रही होती हैं जब बिली ग्रेसी के लिए दारू लाता है। बिली सोच रहा था कि वो इनके साथ बैठ के पिएगा लेकिन ग्रेसी उसे दुत्कार के भगा देती है। दिस शोज अस कि कैसे ग्रेसी बिली को ठीक ढंग से ट्रीट नहीं करती थी इवन इफ बिली उसके लिए दारू वगैरह लाता था। खैर कमिंग टू प्रेजेंट, जॉनी नहा के निकलती है जहाँ मिरर में हमें ग्रेसी की एक विजन आती है। फिर अगले ही क्षण जॉनी को मिरर पे वही इर्रेगुलर इन्फिनिटी सिंबल बना दिखता है। आई मीन गर्म पानी से शीशे पे भाप जम जाता है ना, उसमें ही ये सिंबल बनाया गया था और इसी पॉइंट पे सेकंड एपिसोड खत्म हो जाती है। नाउ थर्ड एपिसोड का नाम है मर्मरेशंस और इस एपिसोड के शुरुआत में हमें 1997 की सीन दिखाई जाती है जहां जॉनी ग्रेसी के गायब हो जाने से मेंटली काफी डिस्टर्ब थी। वो एक डॉक्टर को देख रही होती है जहां डॉक्टर जॉनी को वापस सियॉन्स प्रोसेस करने को कहती हैं। जॉनी ऐसा करती है और ग्लास मूव होकर इंडिकेट करता है कि लीवाई की स्पिरिट इनके पास आ गई है। अब डॉक्टर को शक था कि कहीं जॉनी डर से तो खुद ग्लास नहीं मूव कर रही, इसीलिए वो अपने और जॉनी के आईज पे ब्लाइंड फोल्ड्स डालती है, देन कैमरा से रिकॉर्डिंग ऑन रखती है ताकि डॉक्टर रिकॉर्डिंग में देख सके कि अब ग्लास किस पैटर्न में मूव करेगी। जॉनी पूछती है कि लीवाई ग्रेसी कहाँ है और इसके जवाब में ग्लास मूव होती है। इसके बाद डॉक्टर रिकॉर्डिंग चेक करती हैं टू सी द ग्लास पैटर्न और वो जॉनी को भी ये दिखाती है। अब हम व्यूअर्स को ये पैटर्न बहुत क्लियरली नहीं दिखाया जाता लेकिन देख के तो ऐसा ही लगता है कि ये पैटर्न काफी रैंडम था, यानी कि इसका कोई मतलब निकल नहीं रहा था। बेसिकली डॉक्टर प्रूव कर रही थी कि ग्लास को एक्चुअली उंगली रखने वाले लोग ही सबकॉन्शियसली मूव करते हैं क्योंकि ब्लाइंड फोल्ड होने के बाद पैटर्न एकदम रैंडम थे। एनीवेज कमिंग टू प्रेजेंट, हम समझ पाते हैं कि लुलू रात को बिस्तर पे सूसू कर दी क्योंकि उसे फॉरेस्ट का एक डरावना नाइटमेयर आया था। जॉनी लुलू को समझाती है कि जल्द ही ये सब वापस अपने ओरिजिनल घर लौटेंगे। इसके बाद जॉनी मीना को अपने साथ डार्लिंग हाउस लेके जाती है ताकि मीना जेम्स डार्लिंग के लिए स्टोरी पढ़ सके। ये मीना का काइंड ऑफ पनिशमेंट था क्योंकि पिछली रात मीना क्लियरिंग में गई थी और नशा भी करी थी। यहाँ से कहानी 1997 में वापस जाती है जब जॉनी और ग्रेसी उसके घर पे टाइम पास किया करते थे। तब ग्रेसी का कजन पीटर शर्टलेस ग्रास कट किया करता था और ग्रेसी का कहना था कि पीटर जॉनी को देखते ही शर्ट वगैरह उतार के वर्क करने लगता है। तभी एकदम से रूथ वहाँ आती है और वो ग्रेसी से किसी कारणवश हाथापाई करने लगती है। मतलब बहनों में तो झगड़ा होता ही रहता है और पीटर रूथ को संभालता है और इसी मोमेंट पे जेम्स यहाँ आते हैं। जेम्स जॉनी को यहाँ से जाने कहते हैं जिसके बाद वो रूथ और ग्रेसी को पनिश करते हैं। कैसे पनिश करते हैं? वेल, वो रूथ और ग्रेसी को छोटे स्टोन्स पे नील डाउन करवाते हैं फेसिंग वॉल एंड देन उन्हें प्रेयर करना था। ये पेनेंस था और पेनेंस वो एक्ट है जिसमें हम अपने पाप या गलती के लिए दुख दिखाते हैं और खुद को पनिश करते हैं। ग्रेसी यहाँ वॉल पे इर्रेगुलर इन्फिनिटी वाला सिंबल बनाती है और इस सीन से हम समझ पाते हैं कि जेम्स कहीं ना कहीं अब्यूजिव इंसान थे। कमिंग टू प्रेजेंट, मीना जेम्स के लिए किताब वगैरह पढ़ के घर वापस आती है और यहाँ वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ लेक में बोट ट्रिप पे जाती है। वहीं जॉनी, रैफी और बाकी बच्चों से क्लियरिंग वाली रात के इंसिडेंट को लेकर सवाल जवाब करना चाहती थी। मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स जॉनी को उनके बच्चों से बात करने नहीं देना चाहते थे, स्पेशली कैटलिन की माँ। लेकिन दोस्तों जॉनी फाइनली लुइस नामक बच्चे से बात करती है जो कि डॉग्स पे काम कर रहा था। लुइस बताता है कि वो भी क्लियरिंग में ग्रेसी डार्लिंग गेम खेला था और उसे अजीब फीलिंग आई थी। आई मीन इनिशियली लुइस को लगा कि कैटलिन फिट्स आने का नाटक कर रही है लेकिन बाद में लुइस को खुद भी फिट्स आए। लुइस को खुद नहीं पता कि ये सब अचानक कैसे हुआ। दूसरी तरफ मीना रैफी से मिलती है जहाँ मीना को पता चलता है कि पूरे टाउन में ये बात फैल गई है कि मीना की माँ जॉनी दूसरे बच्चों से बात करने की कोशिश कर रही है जिससे सभी फ्रीक्ड आउट हैं। इनफैक्ट कैटलिन की माँ तो ये बात भी फैला दी है कि कैसे जॉनी खुद बचपन में मेंटल असाइलम गई थी। अपनी माँ के बारे में ये सब सुन के मीना को अच्छा नहीं लगता क्योंकि मीना के हिसाब से उसकी माँ मेंटली स्ट्रांग थी और वो भूत प्रेत में तो नहीं ही मानती थी। ऐसे में उस रात मीना अपनी ग्रैनी पैटी के साथ ट्रुथ और डेयर खेलती हैं और वो पैटी से पूछ लेती हैं कि क्या उसकी माँ जॉनी मेंटल असाइलम गई थी। पैटी बताती है कि ग्रेसी के खत्म होने के बाद जॉनी काफी डिस्टर्ब थी मेंटली और इसलिए कुछ दिन के लिए वो असाइलम गई थी और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। देन मीना आगे पूछती है कि क्या जॉनी बचपन में सियॉन्स वगैरह करती थी, आई मीन क्या भूत प्रेत में मानती थी। पैटी जवाब देती है कि वो सब बचपना था और इस टाउन में गॉसिप बहुत फैलता है तो सारी बातों पे भरोसा मत करो। नाउ कमिंग टू जे, वो पुलिस स्टेशन में ग्रेसी के गायब होने वाले केस की इंटरोगेशन टेप सुन रहा होता है और इसमें उसकी भी बचपन वाली स्टेटमेंट्स थी। हमें 1997 का सीन दिखाया जाता है कि कैसे ग्रेसी के गायब होने के बाद पुलिस जॉनी, जे, अनीता सबको इंटरोगेट करी थी। इनफैक्ट पुलिस स्टेशन में बिली को घसीट के लाया गया था एज इफ बिली ही ग्रेसी को गायब किया हो। हमें ऐसा फील करवाया जाता है कि शायद जे ही बिली का नाम ले लिया होगा जिससे पुलिस बिली को घसीट के ले आई थी। आई मीन ये बात कंफर्म नहीं है। एनीवेज कमिंग बैक टू प्रेजेंट, जॉनी को वॉशरूम में मिरर पे फिर से वही सिंबल बना दिखता है लेकिन जॉनी इसे इग्नोर करती है। जॉनी एक रेस्टोरेंट में जे से मिलती है जहां वो एक्सप्लेन करती है कि कैसे बच्चों के साथ जो हुआ वो मास साइकोसिस हो सकता है। आई मीन लोग कई बार एक दूसरे को देख के सिमिलर बिहेव करते हैं, स्पेशली जब वो किसी सिमिलर ट्रॉमा से गुजर रहे हो। बच्चों का ट्रॉमा था फ्रैंकी का गायब होना और इसी से सबको साथ में फिट्स आए। इस जैसे कैसे जब हम यौन करते हैं तो हमें देख के दूसरा इंसान
भी यौन करने लगता है। जॉनी यहाँ गर्ल्स टाउन बोर्डिंग स्कूल का भी एग्जाम्पल देती है जो कि मेक्सिको में स्थित है। वहाँ अचानक हंड्रेड्स ऑफ गर्ल्स पोजेशन, फिट्स, मृत बेबी के विजन्स और पैरालिसिस के साइन शो करने लगी थी। डॉक्टर्स को इन लड़कियों में कुछ भी एबनॉर्मल नहीं लगा, लेकिन जब एक साइकियाट्रिस्ट को भेजा गया तो वो पाया कि ये सारी लड़कियां रीसेंट ट्रॉमा से गुजरी थी, ब्रोकन होम्स, अब्यूज, और उसी मोमेंट पे लड़कियां सियॉन्स और ब्लैक मैजिक जैसे रिचुअल्स करने लगी थी। ऐसे में उनकी सबकॉन्शियस इन चीजों को कनेक्ट करी और इससे एक मास पोजेशन वाला सीन बन गया था। इन शॉर्ट जॉनी बता रही थी कि इन इवेंट्स को साइंटिफिकली एक्सप्लेन किया जा सकता है। अब इस कॉन्वर्सेशन के बाद जे और जॉनी पूल खेलने लगते हैं, जहां जे बताता है कि कैसे उसकी और अनीता की रिलेशनशिप बिल्कुल बेकार है। अनीता अजीबोगरीब चीजों में मानती है, लाइक कॉम्पोजिट, टॉयलेट, टैंट्रिक, सेक्स एंड ऑल, जिनमें जे नहीं मानता। जॉनी भी बताती है कि उसकी लव लाइफ कुछ खास नहीं रही, जहां पहले पार्टनर से उसे मीना हुई और वो ब्रेकअप कर लिया। देन दूसरे पार्टनर से लुलू पैदा हुई और वो बंदा चिल्ड्रन में इंटरेस्टेड नहीं था तो वो भी चला गया। बातों बातों में जॉनी और जे एक दूसरे से फ्लर्ट करने लगते हैं, लेकिन इससे पहले इनकी नजदीकियां बढ़ पाती अनीता यहाँ आ जाती है। अनीता वही अपना यूजुअल कंप्लेन कर रही थी कि डार्लिंग फैमिली टर्बाइंस लगाई है जिससे उसके जानवर खत्म हो रहे हैं ऑल। ये सब सुन के जॉनी डिसाइड्स कि वो अपने घर वापस लौट जाएगी। जॉनी रेस्टो बार से निकलती है और बाहर वो रुथ को पाती है जो कि नशे की हालत में अपनी कार की चाबी ढूंढ रही थी। जॉनी चाबी वहीं गिरा पाती है जिसे वो अपने पास रख लेती है। देन वो रुथ को लिफ्ट ऑफर करती है क्योंकि इतने नशे में रुथ का गाड़ी चलाना सही नहीं था। सो यस, रुथ और जॉनी कार में रुथ के घर की तरफ जाने लगते हैं और रास्ते में रुथ की बातों से हम समझ पाते हैं कि वो कितना ज्यादा गम में है। आई मीन उसकी बेटी फ्रैंकी गायब हो गई है जिसके गम में वो इतना ज्यादा पीली थी। जो भी हो, जॉनी रुथ को उसके घर पहुंचाती है और जब जॉनी यहाँ से निकलने लगती है तो घर के पीछे वाले शेड में वो बूढ़े जेम्स को जाते देखती है। जॉनी गाड़ी रोक के शेड में जाती है जहाँ वो जेम्स को पेनेंस करते पाती है। जॉनी तुरंत उन्हें संभालने की कोशिश करती है और तभी यहाँ पीटर भी आता है। इट वॉज क्लियर कि जेम्स मेंटली बहुत फिट नहीं है। पीटर जेम्स को कार में बिठाकर घर ले जाता है और यहाँ जॉनी भी इनके साथ आती है। जेम्स को सेटल करने के बाद पीटर जॉनी को अपने घर इनवाइट करता है ताकि वो जॉनी को उनकी पुरानी फोटोज वगैरह दे सके। जॉनी इनविटेशन एक्सेप्ट करती है और वो पीटर के साथ उसके घर पे जाती है। दोनों ड्रिंक करते हुए फोटोज देखने लगते हैं जिसमें जॉनी और ग्रेसी की काफी फोटोज थी और ग्रेसी की एक फोटो में उसकी आईज को स्क्रैच कर दिया गया था। पीटर कहता है कि ये जरूर रुथ का काम होगा, एज रुथ और ग्रेसी हमेशा लड़ाई करती ही रहती थी। बातों बातों में जॉनी और पीटर एक दूसरे के करीब आते हैं जहां दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। जॉनी उस रात पीटर के घर पे ही उसके साथ ही सोती है और सुबह सुबह उसे एक नाइटमेयर आता है जहां वो ग्रेसी को इस कमरे में देख पाती है। इस नाइटमेयर से जॉनी उठती है और सुबह सुबह तुरंत तैयार होकर पीटर के घर से निकलती है। नाउ जॉनी को पीटर के घर से निकलते रूथ देख लेती है और रूथ के एक्सप्रेशन से क्लियर था कि वो खुश नहीं थी। अब इससे पहले जॉनी अपनी कार में यहाँ से निकलती वो एक पुलिस कार को इस जगह पे आता देखती है। पुलिस कार से एक आदमी और एक औरत निकलते हैं और वो पीटर के घर से उसे पकड़ के पुलिस कार में बिठा लेते हैं। आई मीन ये अरेस्ट जैसा नहीं था, रादर ऐसा प्रतीत होता है कि पुलिस वाले पीटर को पूछताछ के लिए उठाए हैं। यहीं पे थर्ड एपिसोड खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी प्लेइंग ग्रेसी डार्लिंग के पहले 3 एपिसोड्स की कहानी एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से कि इसके अगले 3 एपिसोड्स में काफी राज खुलने वाले हैं। इनफैक्ट मैं अगली वीडियो एक दिन में ही ले आऊंगा, तो तब तक आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करें एंड मेक श्योर कि कम से कम 10 के लाइक्स इस वीडियो पे पहुंचा दें। साथ ही चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब भी कीजिएगा क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।